हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? कैसे हैं आप सभी लोग? हम लोग बात कर रहे थे लोकतांत्रिक राजनीति भाग 2 क्लास 10th की पाठ्य पुस्तक है। तो देखेंगे हम लोग चैप्टर 5 पे थे, जन संघर्ष और आंदोलन। इसके भी हम आज लास्ट पार्ट पे हैं, पार्ट 6 पे। इस पार्ट में हम लोग इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। तो देख सकते हैं हम लोगों को क्या क्या पढ़ना है इसमें, देखते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आप लोगों के साथ। देखेंगे हम लोग लोकतांत्रिक राजनीति भाग 2 क्लास 10 पाठ्य पुस्तक है, एनसीईआरटी। अगर आप यूपीएससी, सीएससी, यूपीपीसीएस, अदर स्टेट पीसीएस प्री कम मेंस के हिसाब से दे रहे हैं, वनडे एग्जाम है आपका, देख सकते हैं। साथ ही आप देखेंगे यूपीएससी, सीएससी, यूपीपीसीएस के जीएस का जो मेंस का पेपर 2 है, आप देखेंगे कहीं ना कहीं 9, 10, 11, 12 की अगर एनसीईआरटी आपकी कंप्लीट है, अगर आप सारी एनसीईआरटी कंप्लीट नहीं करते हैं तो 9, 10, 11, 12 की मिनिमम आपकी कंप्लीट होनी चाहिए। अगर आप 6 to 12 हमने आपको बताया कि कंप्लीट करते हैं तो नियर अबाउट आपका सिलेबस कवर होगा, बेसिक्स क्लियर होंगे। साथ ही आप देखेंगे कि आपकी अन्य अवधारणाएँ भी क्लियर होंगी। जो जीएस के 4th पेपर में एप्लीकेशन है, तो जीएस का 4th पेपर अलग से कुछ ऐसी चीज़ें हैं, बस बाकी जो आपने पढ़ा लिखा उसका ही एप्लीकेशन है कहीं ना कहीं। और साथ ही आपके ए से पॉइंट ऑफ व्यू से, साथ ही आप देखेंगे सोशल जस्टिस, सोशल इशू होंगे। इंडियन सोसाइटी को भी जान सकते हैं इससे, सोशल इशूज़ को जानेंगे, सोशल इशूज़ के साथ सोशल जस्टिस जानेंगे, ई गवर्नेंस कैसे एप्लीकेशन हो रहा है देख सकते हैं। इन सभी चीज़ों को देख रहे थे हम। इसी को आगे बढ़ाते हुए जन संघर्ष और आंदोलन की बात कर रहे थे। तो देख सकते हैं कि इसमें क्या क्या है। तो हम देखेंगे इस संदर्भ में कि अगर आप हम लोग यूनिट 3 है इस पाठ्य पुस्तक क्लास 10 की जो पाठ्य पुस्तक है, आप देखेंगे लोकतांत्रिक राजनीति 2 देखेंगे। इसमें क्या है, हम लोग यूनिट 3 है, डिवाइड किया है, जनसंघर्ष और आंदोलन पर चर्चा कर रहे हैं, आप देख सकते हैं। इसी के साथ आप देखेंगे कि भारत की उद्देशिका के संदर्भ में, तो भारत के उद्देशिका में आप देख सकते हैं कि उद्देशिका है, आप इसे क्रक्स के रूप में देख सकते हैं इन्हें और पढ़ सकते हैं। हम भारत के लोगों में देखेंगे ये, अगर आपको आज एक बार फिर हमें भी पढ़ने की जिज्ञासा हो रही तो आपके साथ पढ़ लेते हैं कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसमें उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, मतलब 3 तरीके की न्याय की बात हो रही है, ठीक है। विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, आप देखेंगे 5 प्रकार की स्वतंत्रता है मिल रही है। प्रतिष्ठा और अवसर की समता, मतलब 2 तरीके की आपको समानताओं की बात हो रही है। तो आप देखेंगे अवसर की समानता मतलब एक ही समानता बहुत है, लेकिन प्रतिष्ठा और अवसर की समानता आपको 2 समानताएं प्राप्त की गई हैं। प्रतिष्ठा प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर हम इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी को एतत् द्वारा इस संविधान सभा को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मर्पित करते हैं। तो आप देखेंगे इसमें 2 संविधान संशोधन होते हैं इंदिरा गांधी के समय, आप देख सकते हैं 42वां संविधान संशोधन है, आप इसे देख सकते हैं 1976 में आप देखेंगे। और आप देखेंगे प्रभुत्व संपूर्ण लोकतंत्रात्मक गणराज्य के स्थान पर, तो पहले आप देखेंगे प्रभुत्व मतलब संपूर्णवाद जुड़ा हुआ है, समाजवादी जुड़ा है, और आप देखेंगे पंथ निरपेक्ष, 3 वर्ड जुड़े हुए हैं, आप इसे देख सकते हैं। इसके साथ ही आप ये देखेंगे कि आगे दूसरा संविधान संशोधन उसी तारीख को होता है, तो देखेंगे 42वें संविधान संशोधन 1976 में कहाँ एकता, राष्ट्र की एकता के स्थान पर क्या किया गया, राष्ट्र की एकता और स्थान पर क्या और अखंडता शब्द जोड़ा गया है। तो कभी पूछा जाए कितने शब्द इसमें जोड़े गए हैं, तो ये भी देखना। इस उद्देशिका में कितने वर्ड हैं, कभी अगर आपसे वनडे एग्जाम वाले पूछ सकते हैं कितने वर्ड हैं, याद रखिएगा। वैसे भी आपको पता होना चाहिए, एक एक वर्ड का अलग अलग मीनिंग है, तो सभी वर्ड पता होने चाहिए। आप देखेंगे इसमें कि अगर वर्ड जोड़ेंगे कितने जोड़े गए, 1, 2, 3, और देखेंगे और अखंडता को अगर जोड़ेंगे तो 4, 5। अगर इसको एक साथ जोड़ देंगे, अगर ऑप्शन के हिसाब से देख लीजिएगा कैसे क्वेश्चन जुड़े हुए हैं, तो उस हिसाब से घटाए बढ़ाएंगे। तो आप देखेंगे और अखंडता एक साथ जोड़ेंगे तो 4 शब्द जोड़े गए हैं एक साथ, अगर अलग अलग करे हुए तो 5 शब्द जोड़ेंगे। जिस तरीके से आपको बेटर लगे, क्वेश्चन के हिसाब की डिमांड है, ऐसी आपकी जिज्ञासा का नहीं होना चाहिए। आप देखेंगे अगर आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट क्या है, पॉलिटिकल साइंस है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है और
पीजीटी दे रहे हैं, नेट दे रहे हैं, तब भी आप इस किताब को फॉलो कर सकते हैं। इसके साथ ही आप देखेंगे कि क्या है कि इस संदर्भ में क्या होगा कि हम बात कर रहे थे जनसंघर्ष और आंदोलन की, तो आपको इसी क्रक्स में दिखाते हैं कि जनसंघर्ष और आंदोलन किसके लिए होगा, न्याय पाने के लिए, तो जनसंघर्ष बनेगा। ठीक है, स्वतंत्रता है आपको जनसंघर्ष और आंदोलन की लोकतंत्र में, तो आपको जनसंघर्ष और आंदोलन, दबाव समूह स्थापित करने के लिए क्या है, अवसर की समानता स्थापित करने के लिए आप जनसंघर्ष आंदोलन कर रहे हैं, तो आपको समता की आवश्यकता है, तब आप जनसंघर्ष और आंदोलन करेंगे। तो हर शब्द जो पॉलिटी से जुड़ा हुआ है, जो आपकी शासन प्रशासन से जुड़ा हुआ है, वो कहीं ना कहीं आपकी संविधान की उद्देशिका से जुड़ता चला जाता है। इसलिए संविधान की उद्देशिका का एक एक वर्ड महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। आप जोड़ने की क्षमता है आप में, देखिए कैसे है। तो हम बात कर रहे थे यूनिट 3 में, आप देखेंगे चैप्टर 5 जनसंघर्ष और आंदोलन। तो जनसंघर्ष और आंदोलन आपको क्वेश्चन भी हमने बताया था, ये टॉपिक का नाम है, और चैप्टर का किताब का नाम है लोकतांत्रिक राजनीति। ठीक, आप देख रहे हैं लोकतांत्रिक राजनीति की बात कर रहे हैं, तो आपसे क्वेश्चन इसी टॉपिक के इस इंडेक्स में देखेंगे। इसकी क्या है, इस किताब का नाम है ये, और ये चैप्टर का नाम है। दोनों को शब्दों को जोड़िए और मेंस का क्वेश्चन आपके लिए तैयार हो जा रहा है। ठीक है, आप देखेंगे क्या आप इस मत से सहमत हैं कि लोकतांत्रिक राजनीति में, जी है, लोकतांत्रिक राजनीति में लोकतंत्र के विकास के लिए जनसंघर्ष और आंदोलन लोकतंत्र के दो पहिए हैं, या लोकतंत्र नामक गाड़ी के दो पहिए हैं। आप चर्चा कीजिए, उल्लेख कीजिए, लिखिए अपने मन के उद्गार जितने हों, फिर आप लिख डालिए। तो जनसंघर्ष और आंदोलन देख सकते हैं। इस संदर्भ में हम लोग बात कर रहे हैं, पार्ट 6 में हम लोग यहाँ चर्चा कर रहे थे क्या, एलीट समूह या दबाव प्रेशर ग्रुप की बात कर रहे थे। तो आप देखेंगे जनसंघर्ष का हिस्सा, आंदोलन का हिस्सा, ये सभी क्या हैं, जनसंघर्ष और आंदोलन से दबाव समूह भी जुड़े हैं, आंदोलन भी जुड़े हुए हैं। अभी बात हो रही थी किसान आंदोलन की, तो कहीं ना कहीं वो जनसंघर्ष है, जन का आंदोलन है, मतलब जनसंघर्ष भी कर रहा है, आंदोलन भी कर रहा है। देख सकते हैं इस संदर्भ में कि कैसे जुड़ा हुआ आप देख सकते। और अब हम बात करेंगे क्या, कि हम चर्चा कर रहे थे दबाव समूह। तो हमने बताया था दबाव समूह क्या है, और दबाव समूह और आंदोलन के प्रभाव सकारात्मक होते हैं। तो आप देख सकते हैं, आपको लगेगा पहली नज़रिए में कि दबाव समूह क्या है, सेल्फ इंटरेस्ट की बात करते हैं, लेकिन वास्तविकता आप देखेंगे नहीं है। अगर वो सेल्फ इंटरेस्ट भी जुड़ा हुआ है तो उसमें भी आप देख सकते हैं सकारात्मकता है। अगर लेकिन हमेशा दबाव समूह, हमने कहा जब मुद्दा नागरिक समाज का हो, सिविल सोसाइटी का हो, ठीक है, या इससे जुड़े मुद्दे हो, तो क्या हो गए, प्रभाव हमेशा सकारात्मक होते हैं। क्योंकि दबाव समूह जो सेल्फ इंटरेस्ट जो होते हैं, प्रेशर ग्रुप, वो जब मुद्दा सिविल सोसाइटी का हो जाएगा तो क्या करेंगे, वो जुड़ते चले जाएंगे, उससे एक झंडे तले आ जाएंगे और मुद्दे पे बात करेंगे। हमने आपको बताया था जैसे किसान आंदोलन के साथ लोग जुड़ते चले जा रहे हैं, और लेकिन कुछ लोग नहीं जुड़ रहे, लेकिन जो जुड़ते चले जा रहे हैं, तो देख सकते हैं कि मुद्दा का सकारात्मक रूप आना शुरू हो गया, धीरे धीरे या आने की संभावना है। इसी तरीके से आप चाहे महिला दहेज प्रथा अधिनियम हो, चाहे महिला पर धोने की प्रथा हो, चाहे मिड डे मील हो, चाहे अन्य मुद्दे हों जो सिविल सोसाइटी से जुड़े हैं, उन मुद्दों को आप जोड़ते हुए आगे बढ़ते जाइए तो आपको सकारात्मक प्रभाव दिखेंगे। भारत में अगर डीपीएसपी की बात करें तो डीपीएसपी डायरेक्टिव प्रिंसिपल आप देखेंगे, स्टेट की बात हो रही, तो आप देखेंगे कहीं ना कहीं जब इन पे दबाव समूह आंदोलन जनसंघर्ष करते हैं तो क्या होते हैं, इनके प्रभाव हमेशा सकारात्मक होते हैं। आप डीपीएसपी की संकल्पना वेलफेयर स्टेट के रूप में है, जन सिविल सोसाइटी से जुड़ी हुई है, सामाजिक आर्थिक न्याय की बात करती है, समता की बात करती है, स्वतंत्रता की बात करती है। हालांकि स्वतंत्रता समता आपको फंडामेंटल राइट में भी मिलेंगे। दबाव समूह आप उसके तहत कर सकते हैं, बना सकते हैं, आंदोलन कर सकते हैं, तो क्या है, ये सभी आपको राइट मिले हैं। देख सकते हैं आप आर्टिकल्स का एप्लीकेशन करते हुए दबाव समूह को दिखा सकते हैं कि दबाव समूह आपके फंडामेंटल राइट का हिस्सा है कि नहीं है। वेलफेयर स्टेट में संकल्पना में दबाव समूह की क्या भूमिका है, इनको भी देख सकते हैं। मूवमेंट जो आंदोलन है, इनके प्रभाव कैसे होते हैं। तो हम बात कर रहे थे शुरुआती तौर पे, हम पहला पॉइंट चर्चा की थे कि शुरुआती तौर पे आपको लगेगा कि वो एक ही तबके की नुमाइंदगी करते हैं, सेल्फ इंटरेस्ट। क्योंकि किसी क्या है, जैसे डॉक्टर हुए, वकील हुए, या वकील अपनी वकील की भाषा में मतलब वकीलों के हितों की बात करेगा, ना कि जन समुदाय की। अब हम बात करेंगे डॉक्टर, तो डॉक्टर अपने एक एरिया की बात करेगा, जो डॉक्टर के समुदाय के लोग होंगे, तो क्या होंगे, आपको लगेगा ये दबाव समूह अपने हित की बात करते हैं, लेकिन वास्तविकता ऐसी नहीं होती है। हम आपको दिखाते हैं, आप देखेंगे नुमाइंदगी करने वाले दबाव समूह लोकतंत्र के हितकर के लिए नहीं है, ऐसा आपको लगेगा कि दबाव समूह की
संकल्पना आपके दिमाग में जो इमेज बनी हुई है उसको आज से बदल लीजिए। आप उसमें देखिएगा, उसके दो व्यू कर दीजिए, नेगेटिव पॉजिटिव पहले रखिए, तो पॉजिटिव और नेगेटिव, क्योंकि आपको पहले नज़रिए में सेल्फ इंटरेस्ट के रूप में दिखेगा। लेकिन हम बात कर रहे हैं लोकतंत्र में एक ही तबके के लिए नहीं बल्कि सबके हितों की रक्षा होनी चाहिए। लोकतंत्र हमेशा इसी पे बनता भी है। जब लोकतंत्र में एक तबके का विकास होगा तो वो क्या होगा, वो लोकतंत्र नहीं होगा, वो डेमोक्रेसी का हिस्सा नहीं रहेगा। याद रखिएगा। तो लोकतंत्र में क्या है, लोगों का तंत्र, जन जन का विकास। तो भारत सरकार की क्या है, यही नारा है कि जन जन के साथ जन जन का विकास। तो आप देखेंगे लोकतंत्र में किसी एक तबके के नहीं बल्कि सबके हितों की रक्षा होनी चाहिए। आपको यही वास्तविक लोकतंत्र है। हम देखेंगे इसी लोकतंत्र में आप ये भी देखेंगे कि जब लोगों को क्या लगेगा कि हमारी सरकार हमारे लिए हितों की रक्षा नहीं करती है, तभी आप देखेंगे सरकार पर दबाव बनाना शुरू करेंगे। दबाव कैसे बनाएंगे, जन संघर्ष करेंगे, आंदोलन करेंगे। हमने आपको बताया था इसके लिए आप क्या करेंगे। शुरुआत में आप समाज के किसी मुद्दे को लेकर या किसी के अधिकारों को हनन को लेकर आप क्या करेंगे, उस समाज के कुछ लोग इकट्ठे होंगे, उस इकट्ठे लोग फिर क्या करेंगे, समाज के दूसरे हिस्सों पे इकट्ठे होंगे, फिर धीरे धीरे वो गली मोहल्ले से नगर, नगर से शहर, शहर से रोड, और रोड से आप देखेंगे किसी मास का रूप लेगा, मतलब जन मास, मतलब जन लोगों का भीड़। तो आप देखेंगे इस संदर्भ में बहुत सारे भारत में ऐसे जन आंदोलन हुए हैं जो जनता ने सरकार के विरुद्ध नीतियाँ के खिलाफ आंदोलन किया है, या ऐसी अधिनियम बने जिनको लेकर सरकार ने के खिलाफ लोगों ने खुलकर आलोचना की, सरकार को अपने नियम या उनमें संशोधित करने पड़े, या कैसे ऐसे किसी मुद्दे को लेकर जिसको सरकार को बिल पास करना पड़ा, चाहे वो लोकपाल हो, चाहे वो क्या है अन्य मुद्दों की बात हो रही हो। लोकपाल के संदर्भ में कह सकते हैं कि लोकपाल का मुद्दा इसी रूप में आया, ठीक है। सरकार एजेंडे में रखी रही कि कब डालेंगे, क्योंकि उन्हीं पे बोझ था कि हम अगर लोकपाल के दायरे में आ गए तो हमारी पोल खुल जाएगी। तो लोकपाल तो इसलिए बचती रही, अंततः सरकार को उस पर बिल पास करना पड़ा। हालांकि अभी भी एक्टिवेशन अभी लागू इतनी अच्छे से नहीं हो पाया, लेकिन आगे चल के दिखाई पड़ेगा इसको। जैसे जैसे आपके अंदर लोकतंत्र का विकास हो जाएगा, लोकपाल अपने आप पद और लोकपाल के पद पर बैठे व्यक्ति, इसका एप्लीकेशन अच्छा होने लगा। जब आप क्या सूचना मांगने लगेंगे तो लोकपाल आपको सूचना के अधिकार के तहत आप वहाँ से भी मांग सकते हैं, सूचना के अधिकार से मांग सकते हैं, इंफॉर्मेशन राइट। तो बहुत सारे हिस्से हैं जहाँ से आपको करना है। लोकतंत्र के विकास के ये पहिए हैं, हिस्से हैं, इनसे करते रहिए। हम बात करेंगे, यह भी लग सकता है कि एक समूह सत्ता का इस्तेमाल क्यों करना चाहता है लेकिन जिम्मेदारी से बचना चाहते हैं। तो क्या है, यही दबाव समूह का रूप है। तो दबाव समूह क्या है, जो दबाव समूह होते हैं, प्रभावक समूह भी कहते हैं इन्हें, याद रखिएगा। तो यही प्रभावक समूह क्या करेंगे, जैसे कोई फिक्की एसोचैम है, अपनी सत्ता में हिस्सेदारी से बचेंगे लेकिन जिम्मेदारी तो लेना नहीं चाहते, लेकिन लाभ लेना चाहते हैं। आप भारत में व्यवसायिक घरानों को दबाव समूह के रूप में कह सकते हैं, या ऐसे समूह जो सरकार की नीतियों पर तो प्रभाव डालते हैं लेकिन जिम्मेदारी नहीं लेते हैं, आप उनको भी देख सकते हैं। यही लेकिन वास्तविकता आप देखेंगे, अगर लोकतंत्र में हिस्सेदारी की बात होगी तो एक हिस्से के रूप में इनकी भी हिस्सेदारी बनी रहती है। राजनीतिक दलों को चुनाव के समय जनता का सामना करना पड़ता है, तो आप देखेंगे। लेकिन जब ऐसी बात आती है कि ये हिस्से से बचना चाहते हैं, अब बात आएगी दूसरे पॉइंट पे कि अगर आप बच रहे हो तो कब तक बचे हुए, ठीक है। एक कहावत है ना कि बकरा कब तक खैर में जाएगा। तो वही बात है कि राजनीतिक दलों को कि अगर वो बने रहेंगे, इन हिस्सेदारी अपनी जिम्मेदारी से बचना रहेंगे कि कब बनाएंगे, कब कानून बनाएंगे, आपके लिए कब काम करेंगे, तो राजनीतिक दलों को चुनाव के समय जनता की ज़रूरत पड़ती है। आप देखेंगे डीपीएसपी की संकल्पना अगर कोई वेलफेयर स्टेट के रूप में भारत में जन्मी है तो कहीं ना कहीं आप देखेंगे राजनीतिक दलों को हमेशा ये याद रहता है कि हमें 5 साल में, अगर 5वें साल हमें फिर से वोट मांगना है, हमने वेलफेयर स्टेट के रूप में जनता को कुछ नहीं दिए, कुछ कार्य नहीं किए, तो हम वोट किस आधार पे मांगेंगे। हमारे संविधान का, उनके जो चुनाव पार्टी का चुनाव का संविधान है उसके तहत वो वोट मांगेंगे। क्या काम किया है जनता पूछेगी। जनता का मतलब अगर एक व्यक्ति प्रतिनिधित्व कर रहा है उसका, तो भी वो पूछ रही, मतलब पूरी जनता मांग रही है, आप देखेंगे। लेकिन क्या होगा, ऐसे समूह जनता के प्रति जवाबदेह नहीं होते हैं। तो आप ये भी देखेंगे ये समूह जनता के प्रति जवाबदेह। हम अभी यहाँ बात कर रहे थे सिर्फ किसकी, दबाव समूह की। तो प्रभावक समूह प्रेशर ग्रुप की, तो प्रेशर ग्रुप की संदर्भ में आप देखेंगे। लेकिन वास्तविकता ये है के साथ हम दबाव समूह की बात कर रहे हैं, तो दबाव समूह में आप ये भी देखेंगे कि ये जनता के प्रति जवाबदेह नहीं होते हैं। तो दबाव समूह अपने हित के लिए काम करते हैं, अपने साथ ही आप देखेंगे
अन्य हितों को भी पूरा करेंगे, लेकिन आपको वो दिखाई नहीं पड़ेगा। इसलिए देवभाव समूह कहा जाता है कि ये सेल्फ इंटरेस्ट ग्रुप हैं, अपने हित में काम करते हैं। लेकिन वास्तविकता अलग भी जुड़ी हुई है फिलॉसफी, या कहेंगे विचारधारा। जब वो अपने हित में काम करते हैं, उनसे जुड़े हुए लोग जब प्रभावित या लाभान्वित होते हैं, तो वो दूसरों के लिए भी काम कर रहे होते हैं। तो आप इसे देखेंगे, संभव है कि दबाव समूह और आंदोलन को जनता से समर्थन मिले या धन ना मिले। दबाव समूह को जनता से समर्थन मिले या ना मिले, इसकी उन्हें आवश्यकता नहीं पड़ती। अगर वो दबाव समूह हैं, प्रेशर ग्रुप्स हैं, तो आप देखेंगे वास्तविक रूप से भारत में अगर फिक्की, एसोसिएशन, व्यवसायिक घरानों को जनता की समर्थन की आवश्यकता नहीं होती है। उनके पास धन है, वो धन से सरकार की नीतियों को बदल देते हैं, धन से सरकार को बदल देते हैं। ठीक है, आप देखेंगे धन से सरकार की नीतियों से वो बदल देते हैं दबाव समूह, और अपने धन से सरकार की नीतियों को बदल देते हैं। आपसे एक क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, इसे आप देख सकते हैं। आगे हम बात करेंगे कि कभी कभी आपको ऐसा भी हो सकता है कि दबाव समूह को बहुत कम लोगों का समर्थन प्राप्त हो, लेकिन उनके पास धन ज़्यादा हो। तो आप देखेंगे इसी धन के साथ वो अपनी नीतियाँ, सरकार या लोगों की नीतियों को बदल देते हैं। उनके बूते, क्योंकि दबाव समूह क्या है, जनता से डायरेक्ट नहीं जुड़े होते हैं, वो इनडायरेक्ट रूप से जुड़े हैं, तो उनके बूते अपने जो संकुचित एजेंडे हैं उन पे बेसार्वजनिक बहस को रुख मोड़ने में सफल हो जाएं। ये भी हो सकता है दबाव समूह। इसलिए आपको लगेगा कि दबाव समूह क्या है, ये सेल्फ इंटरेस्ट ग्रुप है। आपको वास्तविकता ये नज़र आएगी, लेकिन हमें देखना है इनकी सकारात्मकता क्या है। ठीक है, जैसे आप देखते हैं किसी भी पक्ष के दो पक्ष होते हैं, सकारात्मक, नकारात्मक, अगर तीसरा निकाला जाए तो न्यूट्रल। तो आप देखें हमें बेसिकली सकारात्मक और नकारात्मक तटस्थता की नीति को नहीं यहाँ देखना है, तो आप देखेंगे, लेकिन थोड़ा संतुलित नज़रिया अपनाएं यहाँ पे। ठीक है, आप अपने मन को चेंज करें। देखें यहाँ पे कि दबाव समूह और आंदोलन के कारण लोकतंत्र की जड़ें मजबूत हुई हैं। क्वेश्चन आपके लिए है कि आप इस मत से सहमत हैं कि लोकतंत्र के विकास में दबाव समूह और आंदोलनों ने भी लोकतंत्र की विकास की जड़ें मजबूत की हैं? चर्चा कीजिए। आपके लिए मेंस का क्वेश्चन है, यहाँ से बना सकते हैं। हम बात कर रहे हैं शासकों के ऊपर कैसे दबाव डालते हैं दबाव समूह। तो आप देखेंगे दबाव समूह क्या करेंगे, दबाव डालना लोकतंत्र में अहितकर गतिविधि नहीं, बशर्ते सबको अवसर प्राप्त हो। तो दबाव समूह भी आपके साथ क्या करेंगे, सभी लोगों को अवसर की समानता की बात करते हैं। वो भी अपने लिए काम कर रहे होंगे, लेकिन वो ये नहीं कह सकते कि सिर्फ हमारे लिए। वो हमेशा कहते हैं कि हमें या तो समानता जैसे उनको दी गई हमें दी जाए, या सबको समान अवसर प्राप्त हो। तो दबाव समूह जब सेल्फ इंटरेस्ट पे भी काम कर रहे हैं, तब भी वो अपनी इन नीतियों को इन आधार या इन शब्दों के आधार पर प्राप्त करेंगे। तो देख सकते हैं कि सरकार अक्सर थोड़े से धनी और ताकतवर लोगों के अनुचित दबाव में आ जाती है। आप देख सकते हैं यहाँ से क्वेश्चन आपको बताएं एग्जाम्पल कि वर्तमान सरकार को किसी एक व्यवसायिक घराने ने क्या है, चुनाव के समय चैनल 14 या 15 चैनल को फंडिंग की, खरीद के दिए, उन्होंने उनकी एनालिसिस की, उनके लिए प्रचार प्रसार किया, और क्या हुआ, आज वो भारत सरकार की नीतियों में हिस्सेदारी है। इनडायरेक्ट रूप से दबाव समूह, उनके लिए सरकार नीतियां बनाती है और काम करती है उनके लिए भी, क्योंकि कहीं ना कहीं लेकिन वास्तविकता ये है कि अगर उनके लिए नीतियां बनाती है तो मार्केट में उनके प्रोडक्ट या उनके व्यवसायिक घरानों को जो लगे हुए हैं, जैसे कहते हैं पूंजी लगी हुई है, उससे लोगों को रोजगार भी प्राप्त होता है। तो आप वहाँ सकारात्मकता के रूप में एक पॉइंट निकाल के अपने आंसर राइटिंग में आगे बढ़ा सकते हैं। हम बात कर रहे हैं जनसाधारण के हित समूह। ठीक है, आप देखें जनसाधारण का मतलब जनसाधारण हित है, तो मतलब जनमास का मुद्दा है, या उनके हित जुड़े हैं, या उनके किसी ऐसी मुद्दों पर जो सामाजिक समस्या है, आप देख सकते हैं उस पर भी जनसाधारण के हित समूह हैं। तो हित समूह तथा आंदोलन की बात होगी कि इस अनुचित दबाव के प्रतिकार में उपयोगी भूमिका निभाते हैं। ठीक है, आप देख सकते हैं कि वे आम नागरिक की जरूरतों तथा सरोकारों से सरकार को अवगत कराते हैं। क्वेश्चन तो यहाँ से भी बन रहा है, लेकिन आपको दिखाने की ज़रूरत नहीं है, हालांकि दिखा सकते हैं। ठीक है, क्या आपको दिखाई इस बात से सहमत हैं कि दबाव समूह जनसाधारण के हित समूह और आंदोलन के अनुचित दबाव के प्रतिकार में उपयोगी भूमिका निभाते हैं? चर्चा कीजिए। क्वेश्चन बन गया यहाँ से, आप याद रखिएगा। हम बात कर रहे हैं कि वर्ग विशेषी और हित समूह भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। आप देखेंगे वर्ग विशेषी का मतलब बताया है कि किसान हुए, इंजीनियर हुए, ठीक है, वकील हुए, डॉक्टर हुए, शिक्षक हुए, अन्य कर्मचारी संघ हुए, ये क्या है, वर्ग विशेषी हित समूह हैं। तो आप देखेंगे भूमिका निभाते हैं। विभिन्न समूह सक्रिय तो हों तो कोई एक समूह समाज के ऊपर प्रभुत्व काम नहीं कर सकता। तो आप देखेंगे जब ये भिन्न भिन्न समूह अलग अलग भी काम कर रहे होंगे, एक्टिवेट होंगे, तो क्या करेंगे, प्रभावक के रूप में होंगे। तो क्या एक समूह की कोई प्रमुख भूमिका भी नहीं होगी, लेकिन सभी समूह क्या है, अलग अलग रहते हुए कलेक्टिव थ्योरी के तहत, सामूहिक जिम्मेदारी के तहत अपनी अपनी मांगे कर रहे हैं, अपने अपने समूह का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, सबकी ज़रूरतें पूरी हो रही। तो कहीं ना कहीं ये लोकतंत्र के विकास में वर्ग विशेषी हितों की भी क्या है, भूमिका सकारात्मक दिखाई देने लगेगी। लेकिन जब एक ही समूह की बात करते हैं
तब वहाँ पे आप उसी को नकारात्मक या निगेटिव पॉइंट ऑफ व्यू में लिखते रखते हैं। अगर पूछा जाए आपसे कि इनकी ये भूमिका है, यदि कोई एक समूह सरकार के ऊपर अपने हितों में नीतियां बनाने के लिए दबाव डालता है तो आप देखेंगे दूसरा समूह उसके प्रतिकार में दबाव डालेगा। जब एक समूह नीतियां, जैसे किसान आंदोलन चल रहा है तो किसान आंदोलन अपने लिए नीतियां बनाने कर रहा है, तो व्यवसायिक घराने इसके लिए विरोध में, क्योंकि उन्हें लगता है कि अगर ये किसान पॉलिसी पलट जाएगी तो हमारी इनकम का जो स्लैब है वो किसानों की तरफ क्या है ट्रांसफ़र होने लगेगा, तो इस पर क्या है सरकार को दबाव डालते हैं कि आप ऐसी नीतियां नहीं बनाएंगे। तो सरकार इस पर क्या तटस्थ की भूमिका में ना सुन रही, ऐसे करके बैठी हुई गांधी जी के 3 बंदरों में आप देख सकते हैं। तो आप देखेंगे गांधी जी के 3 बंदर, और इन नीतियों में आप देखेंगे क्या है समूह ने नीतियां बनाई हैं, तो आप देखेंगे प्रतिकार में दबाव पड़ेगा, नीतियां उस तरह से ना बनाई जाएं, तो ऐसा सरकार पे वो दबाव डालते हैं। क्योंकि लेकिन यहाँ अगर हम आपको सकारात्मकता पॉइंट दिखाएं तो यहाँ से भी एक पॉइंट निकलेगा कि वो ऐसी नीतियां नहीं बना रहे, तो सरकार को अगर दबाव डालते हैं वो ऐसी नीतियां हमारे हितों की क्या है जो है अनदेखी हो जाएगी, हमारे हित जो है प्रभावित होंगे, हमसे जुड़े लोग प्रभावित हो जाएंगे। जब कोई व्यवसायिक घराना प्रभावित होगा तो उनसे जुड़े लोग प्रभावित होते हैं, तो कहीं ना कहीं क्या है बैलेंस ऑफ पावर बिगड़ने लगेगा। तो ये आप सकारात्मकता के पॉइंट में जोड़ते हुए लगते हैं आगे। सरकार को ऐसे भी पता चलता रहता है कि समाज के विभिन्न तबके क्या चाहते हैं, ठीक है। आप देख सकते हैं दबाव समूह, और जब जनसंघर्ष दबाव समूह के माध्यम से, जनसंघर्ष के माध्यम दबाव समूह जब जनसंघर्ष करते हैं, आंदोलन करते हैं, तो सरकार को क्या है ये सकारात्मक पॉइंट है कि सरकार को इससे पता भी चलता है कि तबके की विभिन्न मांगे क्या हैं, बैलेंस ऑफ पावर क्या है, एनालिसिस कैसे है, लोग क्या चाहते हैं, लोग क्या चाहते हैं। तो विभिन्न समूह, विभिन्न वर्गों के लोगों की जो है मांगों का सरकार को पता चलता है। ये पॉजिटिव पॉइंट आप दूसरे आप लिखेंगे। यहाँ से हम बात करें इसके परस्पर विरोधी हितों के बीच, आप देखेंगे सामंजस्य बैठाना और संतुलन संभव होता है। तो आप देखेंगे यही सरकार करती भी है कि सरकार की पॉलिसी या प्रशासन शासन की जिम्मेदारी होती है कि विभिन्न हितों के बीच, विभिन्न वर्गों के बीच, विभिन्न धर्मों के बीच क्या है एक संतुलन अपनी नीतियां बनाएगी। तो उसमें क्या उनमें सामंजस्य बैठेगा, शक्ति संतुलन की समझ जो है बैठा हो, तो यही सामंजस्य बैठाएंगे, शक्ति संतुलन बैठा होगा तो सामंजस्य बैठा होगा। तो आप देखेंगे इस तरीके से आप इसके सकारात्मक पॉइंटों की चर्चा कर सकते हैं। हमारा ये चैप्टर तो यहाँ ख़त्म होता है, लेकिन अभी आपको बताएंगे कि आपको अगर एनालिसिस करना हो समाचार पत्रों से, अगर टीवी चैनलों से, तो आपको दिखाई पड़ेगा कि दबाव समूह कैसे आपको दिखाई पड़ते हैं। जब किसी मुद्दे पर क्या एक पॉइंट और बता दें कि क्या मीडिया दबाव समूह की भूमिका में दिखाई देगी, मीडिया को दबाव समूह में रखा जा सकता है। आप देखेंगे विभिन्न मुद्दों को मीडिया क्या करती है, कभी किसी बात को अपनी चैनल पे कहती है, कि सरकारों की बात अपने चैनल पर कहती है, किसी समाज के मुद्दे को लेकर अपनी बात कहती है कि सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए। तो उस मीडिया को भी हम जोड़ सकते हैं किस पे, दबाव समूह के रूप में। सरकार पे क्या है नज़र रहती है, सरकार तक बात पहुंचाने की क्षमता है, सरकार की बात जनता तक पहुंचाने की क्षमता है। मीडिया में मल्टीमीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया, ठीक है, सोशल मीडिया, सभी मीडिया शामिल होती हैं, आप इन्हें देख सकते हैं। हम बात कर रहे हैं जो है किसी समाचार, अब हमारा टॉपिक खत्म होता है लेकिन कुछ आपको बेसिक दिखाते हैं। अगर आपको दबाव समूह के बारे में और समझना हो तो आप समाचार चैनल पे बात करें और समाचार को पढ़ें, न्यूज़पेपर को पढ़ें, देखें, एक सप्ताह तक पढ़ते रहें, देखते रहें कि क्या है प्रतिनिधित्व करने वाले कौन से आंदोलन हैं, क्या बात कर रहे हैं। दबाव समूह से जुड़ी खबरों का एक धागा इसमें लिखते रहें, जैसे किसानों की बात क्या है, मजदूर व्यापारियों की बात है, मजदूरों की बात है, उद्योग संघ क्या है, पर्यावरण क्या है, महिला क्या है, ये सभी क्या है दबाव समूह के अलग अलग प्रकार हैं। इनको आप सकारात्मकता में जब लिखें तो इन्हीं पॉइंट को लिख सकते हैं कि किसान, व्यापारी, मजदूर, इन्हीं के नेगेटिव थ्योरी को लिखते हुए आप एक्सप्लेनेशन कर सकते हैं। इनमें जिक्र आप देखें टीवी चैनल सबसे ज़्यादा किसका हुआ है, मतलब इस समय कौन सा मुद्दा चल रहा है। जैसे अभी देखो किसान आंदोलन चल रहा है, तो आप देखेंगे टीवी मीडिया पर तो किसान आंदोलन दिखेगा, या तो मीडिया खुद इसकी आलोचना करते हुए दिखाई पड़ेगी, या मीडिया के साथ बैठे हुए जो मंच पर बैठे हैं वार्ताकार वो अपनी बात कर रहे हैं, वो अपनी बात कर रहे हैं, दोनों की बात पे वो सामंजस्य बैठाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन आप देखेंगे कहीं ना कहीं मीडिया भी एक तरफ झुकती है। तो सबके हितों और हित समूह का जिक्र जिसमें सबसे कम हुआ है, मतलब अभी वो मुद्दा बहुत कम महत्वपूर्ण है। हो सकता है आज किसान आंदोलन है, कल महिला मुद्दा हो, आप देख सकते हैं कल पर्यावरण मुद्दा हो, तो वो बदलता रहता है ट्रेंड। लेकिन दबाव समूह है, आप लिख सकते हैं अपने आंसर पॉइंट भी में, देख सकते हैं कि आप इसका इस्तेमाल करें। अब हम बात कर रहे हैं ग्रीन बेल्ट की, तो ग्रीन बेल्ट चलेंगे तो ग्रीन बेल्ट का मतलब आप केन्या की तरफ पढ़ेंगे, मतलब भारत के ग्रीन बेल्ट में नहीं, ये मूवमेंट का नाम है, याद रखिएगा। और यूपीएससी ने यहाँ क्वेश्चन पूछा है 2009 में सीएससी में, जैसे पीटी पॉइंट ऑफ व्यू से, तो मूवमेंट क्योंकि नोबेल प्राइज मिला हुआ था इस ग्रीन बेल्ट की
जो भी थे बंगाली नेता बंगारी मथाई को, आप देखेंगे इन्हें। तो मूवमेंट के अंतर्गत पूरे केन्या में 3 करोड़ वृक्ष लगाए गए थे। इस आंदोलन की नेता थी बंगारी मथाई। आपको इस तरीके से लिखा हुआ, इन्होंने ग्रीन बेल्ट मतलब पर्यावरण के लिए लिया है, फिर इन्हें को इसी के लिए नोबेल पुरस्कार मिलता है। आप देखेंगे अधिकारियों और जो है वो जो थी अधिकारी और राजनेताओं के रुख से वो नाखुश थी थे। उनका कहना है कि 1970 और 80 के दशक में जब मैं किसानों को वृक्षारोपण के लिए उत्साहित कर रही थी, उन्होंने खुद ये पेड़ इतने नहीं लगाए, उन्होंने किसानों को जो जागरूक किया, उनको फंडिंग की, एक NGOs के माध्यम उनको वृक्ष दिए, पेड़ दिए, उनको लगवाया, उनकी रक्षा करवाई। तो देख सकते हैं कि पाला पोसा जिसे कहते हैं बच्चों की तरह। तो मुझे पता चला कि सरकार के भ्रष्ट कर्मचारी इन्हीं वनों के अधिकांश विनाश के लिए जिम्मेदार हो गए। तो आप देखेंगे जब इन्होंने ये लगाया तो सरकार के जो भ्रष्ट कर्मचारी थे उन्होंने इस पर जिम्मेदारी ली, मतलब विनाश करने के लिए जिम्मेदारी, मतलब करप्शन को बढ़ावा दिया। इनमें चहते डेवलपर्स, मतलब सरकार के जो चहते डेवलपर्स होंगे, अधिकारियों के जो चहते डेवलपर्स होते हैं, उन्हें जमीन और वृक्ष अवैध रूप से बेच दिए थे। देखेंगे 90 का दौर आता है तो वहाँ राष्ट्रपति डेनियल अरेप मोई की सरकार ने के कुछ तत्वों ने क्या किया, जाति समुदाय को जमीन के सवाल पर आपस में लड़वा दिया। और जब ऐसा हुआ, 2 ग्रुप आपस में डिस्प्यूट हो गए जाति समुदाय के लोगों को। तो इसमें रिफ्ट वैली में क्या हुआ, अन्य केन्यावासियों की आजीविका अधिकार जाते रहे, क्योंकि कहीं ना कहीं उनकी आजीविका इसी से जुड़ी हुई थी। इसमें उन्हें क्या हुआ, जान माल की बिछत हुई। शासक दल के समर्थकों को जमीन मिली। लोकतंत्र समर्थक आंदोलन क्या है, पक्ष में बोलने वाले विस्थापित होना पड़ा। मतलब बंगारी मथाई जैसे लोग और बहु कन्या रिफ्ट में वैली में रहने वाले जिन्होंने ग्रीन बेल्ट पे काम किया था, उन्हें वहाँ से क्या हुआ, जो विस्थापित मतलब विस्थापित होना पड़ा, क्योंकि वहाँ क्या हुआ, डिस्प्यूट हो गया, 2 जाति समुदाय के बीच लोगों ने लड़वा दिया। ऐसा उन्होंने क्यों किया, क्योंकि सरकार की यह एक चाल थी, आप देखेंगे, जिसमें क्या थी, उनके समुदाय को जमीन के सवाल पर आपस में लड़वा कर सत्ता पर कब्जा जमाए रखना। ठीक है, तो क्या था, लोकतंत्र का कहीं इसके माध्यम से क्या है, लोग एक मास मीडिया के रूप में सामने ना आ जाएं, इसलिए उन्होंने पहले ही एक चाल चल दी कि अब हम इस पे चाल चलते आपस में लड़ जाएं, जिससे लोग वहाँ से विस्थापित हो जाएं, लोगों का ध्यान इस राइट्स पे चला जाए, ना कि लोकतंत्र पे जाए। तो ध्यान भटकाने के लिए और अपनी नीतियाँ, अपनी सरकार बचाने के लिए उन्होंने ये काम किया। तो आप देखेंगे कोई भी सरकार अक्सर कर क्या होता है, भारत में धर्म के मुद्दे को लेकर आप देखें वोट बैंक का केस होता है, चाहे सरकार बनाने को लेकर हो, चाहे अन्य चीज़ों को लेकर, तो आप देखेंगे धर्म को आगे रखकर राजनेता लोगों को तो लड़वा देता, खुद कभी आप देखेंगे कभी अपनी जान नहीं किसी राजनेता ने गंवाई होगी। तो आप देखेंगे इसी के साथ आप भारत की एनालिसिस भी कर सकते हैं। अगर वे एक दूसरे से भिड़ते रहेंगे तो लोकतंत्र की मांग करने पर उनके पास कम मौके होंगे। आप देखेंगे भारत में क्या है, लोगों का विकास कम करने के बजाय चोला पहनकर लोगों से वोट मांगते हैं, चाहे वो टोपी का हो चाहे किसी रंग का हो। लेकिन वास्तविकता ये है कि वो लोगों का विकास करने की बजाय अगर वो किसी भी कपड़े में जाएं, लोगों का विकास करें, तो वास्तविक लोकतंत्र की स्थापना होगी। लेकिन क्या होता है, ये एक चाल होती है कि हम आपके धर्म के हैं, हमें वोट दीजिए, हम आपके लिए काम करें या ना करें, ये आखिरी मुद्दा है, पहला मुद्दा नहीं है। आप देखेंगे तो इसके लिए वो काम करेंगे। तो आप इसे इंडियन गवर्नमेंट पॉलिटिक्स में भी एनालिसिस कर सकते हैं, एक इस किसमें, किसी ऐसे में भी लिख सकते हैं, किसी किसमें और इसमें लिखेंगे केस स्टडीज़ के रूप में आप इसे कहीं कहीं थोड़ा मॉडिफाई करते हुए लिख सकते हैं, क्योंकि अभी आपको हम क्वेश्चन दिखाएंगे। ऊपर का एक अनुच्छेद है, मतलब पैसेज हो गया आपके लिए कि आपको लोकतंत्र सामाजिक आंदोलन में क्या संबंध नजर आ रहा। पहला क्वेश्चन, इसी से आपको आंसर लिखना है केस स्टडीज के रूप में। दूसरा है, इस आंदोलन को सरकार के प्रति कैसा रवैया अपनाना चाहिए था। ठीक है, तो दूसरा क्वेश्चन आपसे बन रहा। तीसरे क्वेश्चन की बात करें कि ग्रीन बेल्ट क्या है। ठीक है, और आप देखेंगे लोकतंत्र में जाति समुदायों की क्या भूमिका है या क्या भूमिका निभाते हैं। तो इस पे भी क्वेश्चन बन सकता है, ऐसे केस स्टडीज के रूप में इसे देख सकते हैं। आपको अगर लिखने की आदत डालनी है, क्योंकि जीएस के 4th पेपर में आपको ये मिलने वाला है। और फिर आपको पैसेज सीसेट में हो चाहे अन्य जगह हो, तो आप देखेंगे पैसेज की भूमिका है। ये आपको एक लोकतंत्र का चित्र दिखाई पड़ रहा है। इस लोकतंत्र में अगर आप कोई चित्र पढ़ रहे हैं, आपके अंदर जो थॉट जा रहे हैं, उसी का इमेज आप क्या है, एक समाज पर पड़ता है। आप इस चित्र के माध्यम से क्या क्या इमेज क्रिएट कर सकते हैं, एनालिसिस कर सकते हैं, कितने प्रकार के विचार आप व्यक्त कर सकते हैं, आप समझ सकते हैं। आपको हमने बताया कि ये लोकतंत्र है, तो आप देखेंगे इसी लोकतंत्र में क्या है, इसी लोकतंत्र में
इसी लोकतंत्र में क्या है कि लोकतंत्र में एक विचार आपको बताया कि लोग एनालिसिस कर रहे हैं, तो आपके जो विचार मन में पड़ा, आपने क्या सीखा, वही विचार आपने समाज को दिया, मतलब अपने प्रतिबिंब को दिया, अपने अंदर लिया, चाहे वो सकारात्मक हो नकारात्मक हो, वो आप पे डिपेंड है। दूसरी बात, आप इसमें ये देख रहे हैं कि आपने लोकतंत्र में इस क्या भूमिका निभाई, आपने न्यूज़पेपर पढ़ा, आपका ये प्रतिबिंब लोकतंत्र में कहाँ खड़ा है, किस स्तंभ के रूप में आप अपने आप को खड़ा कर रहे हैं। तीसरे पॉइंट की बात करें तो आप देखेंगे इसी स्तंभ के रूप में कि लोकतंत्र में, इस न्यूज़ में आपका जो चेहरा है ये सरकार की नीतियों को कैसे प्रभावित कर रहे हैं, अपनी बात कैसे कर रहे हैं, आप संविधान के अधिकारों के प्रति, लोगों की अधिकारों के प्रति कितने जिम्मेदार हैं, आप जितने अधिकार हैं, समानता, स्वतंत्रता, न्याय के साथ आपका प्रतिबिंब समाज में किस स्तंभ के रूप में आप लेते हैं और देते हैं। तो आप इसमें और भी एनालिसिस कर सकते हैं। इसके हिसाब से हम बात कर रहे हैं इसी के साथ कुछ क्वेश्चंस की, तो आप देख सकते हैं यहाँ हम लिख दें क्या आप इस मत से सहमत हैं, इसे आप लगा दीजिए। क्या आप इस मत से सहमत हैं कि दबाव समूह और आंदोलन राजनीति को, ठीक है, सॉरी यहाँ ये तो बेसिक लिख दिया, इसे ज़रूरत पड़ेगी तो आप देखेंगे यहाँ दूसरा बना देते हैं, लोकतंत्र पहले क्वेश्चन बना देते हैं, सीधा आप ऐसे लिखना है कि दबाव समूह और आंदोलन राजनीति को किस तरीके से प्रभावित करते हैं, चर्चा कीजिए, यहाँ लिख दें। ठीक है, आप आंसर को पहले ऐसे लिखें। अगर आप थोड़ा सा मॉडिफाई करना चाहें, यूपीएससी डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछती, लिखेगी तो थोड़ा अपना विचार देगी। यूपीएससी के बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन होंगे, आपको 4-5 पॉइंट अपने आंसर राइटिंग में उसी क्वेश्चन में ही आपको दिख जाएंगे, ये आंसर राइटिंग में ये क्वेश्चन, ये क्वेश्चन, ये पॉइंट, ये उत्तर। तो ऐसे आपको देखने की पावर होनी चाहिए, आप देख सकते हैं, लिख सकते हैं। तो हम बात करें कि आप लोकतंत्र से भली भांति परिचित हैं। लोकतंत्र में जो है, किसी भी लोकतंत्र में दबाव समूह और राजनीतिक आंदोलनों की क्या भूमिका होती है, ये आंदोलन और दबाव समूह राजनीति को किस तरीके से प्रभावित करते हैं, चर्चा कीजिए। तो आप डीपीएसपी को जोड़ें, फंडामेंटल राइट को एनालिसिस करें, बढ़िया तरीके से लिख सकते हैं कि हमको ये अधिकार मिला है, आप जोड़ सकते हैं। हम बात कर रहे हैं दबाव समूह और राजनीतिक दलों के आपसी संबंध का स्वरूप कैसा होता है, आप चर्चा करें। पहले तो आप सीधे सीधे क्वेश्चन लिखें, यूपीएससी यूपीपीसीएस पूछ सकता है आपसे सीधे, फिर आपसे लिखेगा कि स्वरूप के संदर्भ में क्या आप इस मत से सहमत हैं कि किसी भी लोकतंत्र में दबाव समूह राजनीतिक दलों के बीच एक संबंध होता है, उस संबंध का स्वरूप अगर होता है तो कैसे होता है, तो किस प्रकार होता है, आप चर्चा कीजिए, उस स्वरूप की आप चर्चा कीजिए। ठीक, दूसरे क्वेश्चन की बात होगी। हम तीसरे क्वेश्चन की बात करेंगे कि दबाव समूह की गतिविधियां लोकतांत्रिक सरकार के कामकाज में कैसे उपयोगी हैं। तो आप इसे देख सकते हैं कि दबाव समूह में की गतिविधियां लोकतांत्रिक सरकार के कामकाज में कैसे उपयोगी हैं। तो आप देखेंगे लोकतांत्रिक विकास की प्रक्रिया में दबाव समूह की गतिविधियां लोकतांत्रिक सरकार की कामकाज को कैसे उपयोगी बनाती हैं, कैसे उपयोगी होती हैं, आप कैसे चर्चा कीजिए। ठीक है, कैसे उपयोगी बनाती हैं, आप सविस्तार चर्चा कीजिए। दबाव समूह क्या होते हैं, ठीक, कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है, और क्या इनकी विशेषताएं हैं, इनके साथ दबाव समूह की पहचान आप सीख सकते हैं, क्वेश्चन लिख सकते हैं। यहाँ और भी क्वेश्चन बना सकते हैं, लेकिन आप छोड़िए। दबाव समूह और राजनीतिक दलों में क्या अंतर होता है, ठीक है, आप इसकी चर्चा सेम लिख लें, क्योंकि आप दबाव समूह राजनीतिक दलों में अंतर, तो आप देख सकते हैं कि भारतीय किसी भी लोकतंत्र के विकास में वहाँ के लोगों को राइट मिले होते हैं, वहाँ की संवैधानिक प्रक्रिया, लोकतांत्रिक प्रक्रिया के तहत, लेकिन फिर भी क्या आप इस मत से सहमत हैं कि दबाव समूह और राजनीतिक दलों में कोई अंतर होता है? अगर कोई अंतर होता है तो उस अंतर की आप चर्चा लिखिए। ठीक है, विस्तार से कीजिए, चर्चा कर सकते हैं। हम छठे क्वेश्चन की बात करेंगे। जो संगठन विशिष्ट सामाजिक वर्ग जैसे मजदूर, कर्मचारी, शिक्षक, वकील, हमने बताया था कि क्या है, अलग अलग इंटरेस्ट ग्रुप हैं, तो लेकिन अलग अलग क्या है, समाज के सभी हितों की तबके की बात कर सकते हैं। तो देख सकते हैं ये क्या है, हितों को बढ़ावा देने वाली गतिविधियां चलाते हैं, किसे, अपने हितों को और सामाजिक हितों के साथ ही। तो क्या करेंगे, इन्हें दबाव समूह कहा जाता है। आप यहाँ प्रेशर ग्रुप डाल लें या प्रभावक समूह लिख दें, जो भी लिखना चाहें। हम आगे चर्चा करें तो देखेंगे कि निम्नलिखित
में किस कथन से स्पष्ट होता है कि दबाव समूह और राजनीतिक दलों में अंतर होता है? आपको किस कथन से स्पष्ट होता है कि दबाव समूह राजनीतिक दलों में अंतर होता है? इस पे अगर आप क्वेश्चन लिखना चाहें पीटी पॉइंट ऑफ व्यू से तो बनाएं। देख सकते हैं कि अंतर आपको दिखाई पड़ेगा। राजनीतिक दल राजनीतिक पक्ष लेते हैं जबकि दबाव समूह राजनीतिक मसलों की चिंता नहीं करते। फिर दूसरा पॉइंट आपको पीटी पॉइंट ऑफ व्यू कि दबाव समूह कुछ लोगों तक सीमित होते हैं जबकि राजनीतिक दल का दायरा ज़्यादा लोगों तक फैला होता है। दूसरा पॉइंट भी सही है। देखिए आंसर कितना नियरेस्ट होगा इसका। और तीसरा पॉइंट देखें, दबाव समूह सत्ता में नहीं आना चाहते लेकिन राजनीतिक दल सत्ता में आना चाहते हैं। आप देखेंगे दबाव समूह लोगों की लामबंदी नहीं करते जबकि राजनीतिक दल करते हैं। तो आप देखेंगे किस तरीके से सारे आंसर इसमें सही है। आपको नियरेस्ट आंसर ले सकते हैं। तो राजनीतिक दल राजनीतिक पक्ष रखते हैं जबकि दबाव समूह राजनीतिक मसलों की चिंता नहीं करते। आपको ऐसा पढ़ने को मिला हुआ है। फिर आपको ये भी पढ़ने को मिला है कि आप इन्हें, क्योंकि आप पीटी पॉइंट से अगर देखना चाहेंगे सारे आंसर सही हैं। अगर इसमें आल आप दीजिए हो तो सभी मार दिएगा। और दूसरा आप बात करेंगे कि अगर इसमें नियरेस्ट आंसर निकालना हो तो बहुत कठिन है, क्योंकि उन्होंने क्या किया, सभी चीज़ों को एक पॉइंट वार चर्चा कर दी है कि आप बताइए कि कैसे अंतर होता है। पीटी टाइप से क्वेश्चन है लेकिन आपको मेंस के भाई यहाँ क्वेश्चन दिखाई पड़ेगा। आपको दिखाते हैं कि क्या होगा, क्या दबाव समूह राजनीतिक, क्या आप इस मत से सहमत हैं कि राजनीतिक दल राजनीतिक पक्ष लेते हैं जबकि दबाव समूह राजनीतिक मसलों की चिंता नहीं करते? आप चर्चा कीजिए। पहला क्वेश्चन आपसे बन गया मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से। दूसरा क्वेश्चन दिखेगा कि दबाव समूह कुछ लोगों तक ही सीमित होते हैं जबकि राजनीतिक दल का दायरा लोगों तक फैला होता है। देखिए पहले क्वेश्चन का विस्तार दूसरे क्वेश्चन में दिखा। क्या आप इस मत से सहमत हैं कि किसी भी लोकतांत्रिक विकास में दबाव समूह कुछ लोगों तक ही सीमित होते हैं जबकि राजनीतिक दायरा ज़्यादा लोगों तक फैला होता है? तो आप चर्चा कीजिए। तीसरे क्वेश्चन कि दबाव समूह सत्ता में नहीं आना चाहते जबकि राजनीतिक दल सत्ता हासिल करना चाहते हैं। ठीक है, आप लिख सकते हैं कि भारत अगर किसी दबाव समूह किसी भी लोकतंत्र विकास में राजनीतिक दलों को, ठीक है, दबाव समूह में किसी भी, क्या आप इस मत से सहमत हैं कि लोकतंत्र के विकास में दबाव समूह सत्ता में नहीं आना चाहते? ठीक है, किसी भी लोकतंत्र में या किसी भी शासन व्यवस्था में, या लोकतंत्र ना लिखें, किसी भी शासन व्यवस्था में दबाव समूह सीधे जनता सत्ता में हिस्सेदारी नहीं करना चाहते। राजनीतिक दल सीधे सत्ता हासिल करना चाहते हैं। आप चर्चा कीजिए। ठीक है, आप इसे यहाँ लिख सकते हैं, दबाव समूह लोगों की लामबंदी नहीं करते जबकि राजनीतिक दल करते हैं। आप लिखेंगे यहाँ कि लोकतंत्र, क्या आप इस मत से सहमत हैं कि लोकतंत्र किसी भी लोकतंत्र में दबाव समूह या लोकतांत्रिक, ये लोकतंत्र शब्द हम इसलिए जोड़ रहे हैं कि हम लोकतांत्रिक राजनीति की चर्चा कर रहे हैं, ये क्योंकि किताब का नाम है। तो आप जोड़ते चलिए क्वेश्चन। तो दबाव समूह और लोगों की लामबंदी नहीं करते जबकि राजनीतिक दल करते हैं। क्या आप इसमें से सहमत हैं कि किसी भी लोकतंत्र में दबाव समूह लोगों की लामबंदी नहीं करते जबकि राजनीतिक दल लोगों की लामबंदी करते हैं, शासन व्यवस्था की हिस्सेदारी करते हैं? आप क्या चर्चा कीजिए। ठीक, क्वेश्चन आपके लिए है। अब हम एक पीटी पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन, इसमें आंसर अगर आएगा तो आप दीज होगा पीटी पॉइंट ऑफ व्यू से, याद रखिएगा। ठीक है, क्योंकि ऐसा कोई पॉइंट नहीं है जो आंसर सही ना हो। आप देखेंगे कि किसी विशेष तबके या हितों के समूह को बढ़ावा देने वाले संगठन, ठीक है, जन सामान्य के हितों को बढ़ावा देने वाले संगठन, किसी सामाजिक समस्या के समाधान के लिए चलाया गया ऐसा संघर्ष जिसमें सांगठनिक संरचना भी हो सकती है और नहीं भी हो सकती है, ऐसा संगठन जो राजनीतिक सत्ता पाने की गरज से लोगों की लामबंदी करता है। तो आप सीधे राजनीतिक दल जोड़िए। ठीक है, आप देखेंगे जन सामान्य के हितों को बढ़ावा देने वाले, मतलब जन सामान्य मतलब लोक कल्याणकारी समूह, सिविल सोसाइटी से जोड़ दीजिए इसे। किसी सामाजिक समस्या पर समाधान के लिए चलाया गया ऐसा संघर्ष जिसमें सांगठनिक संरचना हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। तो आप देखेंगे किसके लिए जोड़ेंगे, इसको जोड़ा इससे, हाँ, किसी विशेष तबके या समूह को हितों को बढ़ाना देने वाले, तो आप विशेष वाले को इस शब्द से जोड़ेंगे और इसको आप इस शब्द से जोड़े, क्योंकि इसकी किसी भी आंदोलन का कोई संगठन स्ट्रक्चर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। ठीक, आप देख सकते हैं कभी कभी आंदोलन अचानक शुरू हो जाता है, जैसे आप देखेंगे बहुत सारे राइट्स आंदोलन कहते हैं, जो दंगे होते हैं वो भी आंदोलन का ही रूप हैं। तो कहीं ना कहीं उनके नीचे कोई एक देखें, कोई बैनर तले वो नहीं लड़ते हैं, वो आपस में लड़ते हैं। आंदोलन कई भी हो सकते हैं, संगठनिक भी हो सकता है और नॉन संगठनिक। तो आंदोलन की चर्चा अगर करें तो आप देखेंगे दूसरे क्वेश्चन की बात है, पीटी पॉइंट ऑफ व्यू से एक क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, याद रखने का, ये क्वेश्चन पूछे भी जा चुके हैं यूपीएससी में।
और कभी फिर से पूछे जाएंगे, क्योंकि आप यूपीपीसीएस भी कहीं ना कहीं एनसीईआरटी को पीटी में फॉलो कर रही है। तो आप देखेंगे पीटी आप दूसरा क्वेश्चन, दबाव समूह, लंबी अवधि के आंदोलन, एक मुद्दे पर आधारित आंदोलन और राजनीतिक दल। तो राजनीतिक दल होंगे तो क्या करेंगे, कैसी कोई बताइए, असम गण परिषद को राजनीतिक दल कहेंगे? बिल्कुल कहेंगे, कारण पहले असम गण परिषद आई थी, क्या है, विदेशी लोगों को भारत से खदेड़ने के लिए, मतलब बांग्लादेश के लोगों को विदेशी और बंगाल असम से खदेड़ने के लिए एक आंदोलन खड़ा होता है। फिर ये धीरे धीरे वहाँ की राजनीति में हिस्सा लेते हैं, चुनाव लड़ते हैं, सरकार बनाने लगते हैं। तो आप देखेंगे स्टूडेंट परिषद के धीरे धीरे ये नेता बन जाते हैं। फिर आप देखेंगे कि एक मुद्दे पर आधारित आंदोलन, मतलब नर्मदा बचाओ आंदोलन, नर्मदा की बात हो रही तो एक मुद्दे पर चले जाइए। लंबी अवधि का आंदोलन, मतलब देख सकते हैं महिला आंदोलन क्या है, अभी भी देखिए वुमेन्स रिजर्वेशन बिल संसदीय व्यवस्था में लंबे समय से अटका चला आ रहा, ना जाने कितनी बार संसद में चाय पे चर्चा हो चुकी होगी, लेकिन अभी भी अटका। तो लंबी समय का आंदोलन है। फेमिनिस्ट ग्रुप, बहुत समय से आप देखेंगे रेडिकल बहुत सारे ग्रुप बने हैं अन्य तरीकों से, यहीं से आप मेंस के क्वेश्चन को हम बता सकते हैं। लेकिन अभी छोड़िए, दबाव समूह की बात करेंगे तो दबाव समूह क्या करेंगे, खाद, आप देखेंगे एक मुद्दे, दबाव समूह क्या, खाद विक्रेताओं का संघ है, दबाव समूह का काम करेंगे। कभी कहेंगे हम खाद नहीं देंगे, कभी कह रहे हैं इसके रेट बढ़ाए जाएं, कभी कह रहे हैं इसकी पॉलिसी। तो ये दबाव समूह है, आप देख सकते हैं। इस तरीके से आप अगले क्वेश्चन की बात करें, दबाव समूह राजनीतिक दलों में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मतलब मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से आप लिख सकते हैं टिप्पणी के रूप में कि दबाव समूह समाज के किसी खास तबके हितों की सांगठनिक अभिव्यक्ति होते हैं। ठीक है, तो क्या आप इस मत से सहमत हैं कि दबाव समूह समाज के किसी खास तबके हितों की संगठित अभिव्यक्ति होते हैं? ये लोकतांत्रिक विकास में अपनी अभिव्यक्ति के माध्यम से लोकतंत्र को विकास किस तरीके से करते हैं, आप चर्चा कीजिए। हम बात कर रहे हैं दबाव समूह राजनीतिक मुद्दों पर कोई ना पक्ष लेते हैं। तो आप देखेंगे कि दबाव समूह राजनीतिक मुद्दों पर क्या है, कोई ना पक्ष लेते हैं। तो आप यहाँ चर्चा करने के संदर्भ कि आप इस मत से सहमत हैं कि दबाव समूह राजनीतिक मुद्दों पर कोई चर्चा नहीं करते हैं, आप टिप्पणी कीजिए। सीधे सा क्वेश्चन है। अब बात करेंगे दबाव समूह, क्या होगा, सभी दबाव समूह राजनीतिक दल होते हैं। ठीक है, ये स्टेटमेंट के रूप में पूछा जाए आपसे कभी कि सभी दबाव समूह राजनीतिक दल होते हैं, आप अब जो है चर्चा कीजिए, टिप्पणी कीजिए कि आप इस मत से सहमत हैं, क्या आप इस विचार भी सहमत हैं कि सभी दबाव समूह क्या होते हैं, राजनीतिक दल होते हैं, आप चर्चा कीजिए। ठीक है, हाँ, तो आपके सभी क्लियर हो जाएंगे, आप लिख सकते हैं। और इसमें से क्या है, नीचे दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनें। तो आप देखेंगे हम अभी इसे पीटी पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन है, तो राजनीतिक दलों और दलों के बारे में कथनों विचार कीजिए। मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से लिखें तो नीचे दिए गए विकल्पों से चुनें। तो आप देखेंगे दबाव समूह खास तबके के हितों की अभिव्यक्त होते हैं, दबाव समूह राजनीतिक मुद्दों पर कोई पक्ष नहीं लेते हैं, दबाव समूह राजनीतिक दल होते हैं। तो आप सीधे चले जाएंगे अगर पीटी पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इस आंसर को मारें। नियरेस्ट आंसर भी आप देखेंगे, क्योंकि इसमें ये भी सही है कि दबाव समूह राजनीतिक मुद्दों पर ना कोई पक्ष लेते हैं। तो आप देखेंगे कभी कभी ऐसे आपको एक्सेप्शनल केस देखेंगे, दबाव समूह क्या है, बहुत सारे ऐसे दबाव समूह जो राजनीतिक मुद्दों पर पक्ष लेते हैं। ठीक है, तो ऐसे इस तरीके से देख सकते हैं। तो इस तरीके से हमने, हाँ, एक क्वेश्चन अभी आपके लिए और बता है। अब देखिए जन सामान्य का मुद्दा है, जन सामान्य कैसे दबाव समूह क्रिएट कर रहा है, इस दबाव समूह को आप समझ सकते हैं। ठीक है, तो देखेंगे मेवात का हरियाणा है। ठीक है, हरियाणा का मेवात जिला है, पिछला इलाका है, एक जिला हुआ करता था बड़ा, फिर इसमें आज देखेंगे ये गुड़गांव फरीदाबाद के ज़िले का हिस्सा हुआ करता था। कभी मेवात एक बड़ा सा जिला जो गुड़गांव, आज का गुड़गांव और फरीदाबाद का हिस्सा था। मेवात को लोगों को लगा कि एक हिस्से का विकास हो चुका होगा, तो इसीलिए लगा पहचान कैसे की होगी कि इस इलाके में अगर जिला बना दिया जाए तो इस इलाके पर ज़्यादा ध्यान दिया जाएगा। ठीक है, कहीं ना कहीं पहले असमानता उन्हें दिखाई पड़ी होगी, लेकिन राजनीतिक दल इसमें कोई रुचि नहीं ले रहे थे। कारण यह था कि उन्हें जिला बनाने से क्या मतलब, उनको तो वोट मिल रहा था उस समय। तो 1996 में पहली बात उठी थी है मेवात एजुकेशन एंड सोशल ऑर्गेनाइजेशन फिर तथा मेवात साक्षरता समिति ने अलग जिला बनाने की मांग उठाई 96 में। मुद्दा चलता रहा, देख सकते हैं। बाद में 2000 में मेवात विकास सभा की स्थापना होती है। क्या 2000 में एक मेवात विकास सभा बनती है। इसके बाद कई जन जागरण अभियान चलाए गए, आप देखेंगे विकास सभा के कि लोगों में जागरूकता फैलाई गई। इससे बाध्य होकर बड़े दलों को इस पर ध्यान देना शुरू हो गया। तो क्योंकि वोट इसी समय क्या होगा, वहाँ चुनाव की बारी आएगी, राजनीतिक दलों को वोट चाहिए आपका, तो आपके लिए काम करेंगे। तो आप देखेंगे कांग्रेस और इंडियन नेशनल लोक दल ने इस मुद्दे पर अपना समर्थन दिया और कहा देना पड़ा, आप देख सकते हैं, दिया नहीं देना पड़ा, मतलब मजबूरी में। उन्होंने 2005 में 2 मिनट, ठीक है, में होने वाले विधानसभा के चुनाव में पहले ही ये कह दिया कि
हम नया ज़िला बना देंगे। और 2005 में जिसकी भी सरकार बनी उन्होंने फिर क्या किया, वहाँ ज़िला बना दिया। आप देखेंगे इसे केस स्टडीज के रूप में अगर देखें तो पहले पॉइंट ऑफ व्यू से यहीं से क्वेश्चन बना रहे हैं कि मेवात एजुकेशन सोशल ऑर्गेनाइजेशन तथा मेवात साक्षरता समिति ने किस लोकतंत्र के विकास में किस तरीके से भूमिका निभाई, ठीक है, या आप देखेंगे लोगों के विकास में किस तरीके से भूमिका निभाई। आप दूसरा क्वेश्चन बनेंगे कि मेवात विकास सभा की स्थापना किस लिए की गई थी, इसके हिसाब से दूसरा क्वेश्चन यहीं से बन रहा। उदाहरण में आपको आंदोलन, राजनीतिक दल, सरकार के बीच क्या कोई रिश्ता नज़र आता है, तीसरा क्वेश्चन आपके लिए बना यहीं से। और आप देखेंगे उदाहरण दे सकते हैं अलग अलग रिश्ता दो, तो यहाँ से एक मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से आपको क्वेश्चन दिखाते हैं कि किसी भी लोकतांत्रिक विकास में आंदोलन, राजनीतिक दल और सरकार के बीच कोई रिश्ता होता है, अगर कोई रिश्ता है तो उस पर चर्चा कीजिए कि वो लोकतंत्र के विकास को किस तरीके से आगे बढ़ाते हैं। इस तरीके से मेंस का भी क्वेश्चन है, इस पैसेज का भी क्वेश्चन है, आप लिखिए और पढ़ डालिए और बना डालिए। तो हम देखेंगे इस तरीके से हमने ये चैप्टर भी ख़त्म किया और हमारा टॉपिक चैप्टर ख़त्म हुआ। अगले वीडियो में मिलेंगे। आई होप हमारा पढ़ाया हुआ आपको अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। जो ना समझ में आया आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, आगे बढ़ाएं। चलिए मिलते हैं अगले चैप्टर में, तब तक के लिए बाय बाय।